क्लास तो आज हम करते हैं इस ऑडिटिंग का, लेकिन लगाएंगे कब पता नहीं हमको। हो सकता है आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले लगा दें। और ये एक क्लास हम कोशिश करते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी मॉडिफाई क्वेश्चन है संभावित उस सभी क्वेश्चन को बक दें। सबसे पहला टॉपिक होता है अंकेक्षण क्या है। ध्यान दें, ये ऑडिटिंग बुक का नाम है ऑडिटिंग। ये लैटिन भाषा का शब्द ऑडाइर, ऑडाइर से लिया गया है। ऑडाइर ये मान्यता है कि प्राचीन काल में जब व्यवसाय का पैमाना छोटा था तो चाय पर जब बिजनेसमैन सब बैठते थे तो वहां पे जो भी उस बिजनेस का हिसाब किताब लिखता था वो उस हिसाब को लेके जाता था और चाय पीते वक्त अपने सीनियर को वह हिसाब पढ़ के सुनाता था। वह हिसाब पढ़ के सुनाता था। सुनने के बाद जब वो बिजनेस में संतुष्ट होता था तो हिसाब को पास करता था। इसीलिए ऑडाइल का हिंदी मीनिंग होता है सुनना। ऑडिटिंग लैटिन भाषा का शब्द ऑडाइल से लिया गया है, जिसका सही हिंदी अर्थ होता है सुनना। ये कैसे उत्पन्न हुआ सुनना? तो जब बिजनेस का पैमाना छोटा था तो चाय पर जब बिजनेसमैन बैठते थे चाय पीने के लिए तो वहां पे जो भी उस बिजनेस का हिसाब किताब लिखता था वो हिसाब किताब को लेके जाता था और उस बिजनेसमैन को सुनाता था। बिजनेसमैन सुन के जब संतुष्ट होता था तो उसका हिसाब किताब क्लियर कर देता था। और यही प्रोसेस आज के इस युग में ऑडिटिंग का एक रूप हो गया। ठीक है, तो ऑडिटिंग संक्षेप में हम क्या कहेंगे कि लिखे गए हिसाब किताब की एक जांच है। लिखे गए हिसाब किताब की एक जांच है कि हिसाब किताब सही है, हिसाब किताब सही नहीं है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है 3 शब्द। एक बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, फिर अकाउंटिंग और फिर ऑडिटिंग। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, ये इस 3 शब्द से एक क्वेश्चन बना। व्हेन बुक कीपिंग एंड देन अकाउंटिंग ओपनिंग, और व्हेन अकाउंटिंग एंड देन बुक कीपिंग देन ऑडिटिंग ओपन। जब पुस्तपालन समाप्त होता है तो लेखाकर्म शुरू होता है, और जब लेखाकर्म समाप्त होता है तो अंकेक्षण शुरू होता है। इसी को सीटर दूसरे भाषा में लिखता है लेखाकर्म शुरू होता है जब पुस्तपालन समाप्त होता है, अंकेक्षण शुरू होता है जब लेखाकर्म समाप्त होता है। स्पष्ट करें। When bookkeeping is end, then accounting open, and accounting is end, then audit open. Explain it. है ना? तो ये जो क्वेश्चन आया हमारे ऑडिटिंग का, ये एक क्वेश्चन है। इसी को हम पहले लिखे, शब्द आया बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, जिसको हम छांटे यहां बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। इस चीज को अगर हम समझ लें तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ये चीज हम नहीं समझते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 1000 बार आप पढ़ लें शेक्सपियर के उपन्यास के तरह, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा, याद नहीं होगा अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो। बुक कीपिंग
परिभाषा हम लोग 11th में ही पढ़ते हैं। बुक कीपिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव भी पूछते रहता है। पुस्तक में अलमारी में पुस्तक को रखना बुक कीपिंग है, तो हिसाब किताब की पुस्तक को रखना बुक कीपिंग है ना। तो बुक कीपिंग क्या है? प्रत्येक सौदे या लेन देन को, ट्रांजैक्शन को, हिसाब किताब के जिस पुस्तक में हम लिखते हैं, अकाउंट के जिस बुक में हम लिखते हैं, वह बुक कीपिंग है। ठीक है। प्रत्येक ट्रांजैक्शन को अकाउंट के जिस बुक में हम लिखते हैं, उस प्राइमरी बुक को बुक कीपिंग कहते हैं। यहां पे शब्द जोड़ा गया प्राइमरी। प्राइमरी मतलब क्या? एक बिजनेसमैन जो भी दिन भर में अपने बिजनेस में कार्य करता है, उसको एक पैड में लगा हुआ पेज पर लिखता है। कहीं भी बड़ी बड़ी दुकान पे जाएं तो दुकानदार का एक बंदा पैड पे कुछ कागज का टुकड़ा लगा के बैठा हुआ रहता है। क्या चाहिए वो नोट करेगा, अपने सेल्समैन को का पुर्जा बढ़ाएगा, ये इनका पुर्जा है, निकाल दो माल। ठीक है। फिर हिसाब मिला के उसके हिसाब से दाम लेके और देगा। इसी परिप्रेक्ष्य में अकाउंट में हम पढ़ाए थे बरबरा उटन नाम के एक विद्वान है। वो बोले हैं, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। कि हमको क्या चाहिए हम पहले बोलते हैं, बिजनेसमैन वहां लिखता है, फिर उस पुर्जा के हिसाब से बार बार हमसे नहीं पूछेगा और क्या। लिखते समय और क्या, कौन चीज कितना मात्रा में, अब जीरा चाहिए तो कितना, चाय पत्ती चाहिए तो कितना, चीनी चाहिए तो कितना, नमक चाहिए तो कितना, प्याज चाहिए तो कितना, चावल चाहिए तो कितना, दाल चाहिए तो कितना, है ना। वो मैंने क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ लिखते चलता है ना। कुछ लोग ब्रांड भी साथ में लिखाते हैं कि फलाने ब्रांड, जैसे ताजा ही चाहिए तो मतलब टाटा चाहिए या कौन चाहिए, है ना। वो साथ में अपना ब्रांड भी लिखाते हैं कि हमको फलाना सामान फलाना ब्रांड का है। चावल है, सीधे अगर हम चावल लिखा दें तो दुकानदार कंफ्यूज कर जाएगा कि हम कौन सा चावल दें। चावल का कई किस्म है, तो हमें नाम बताना पड़ता है कि हमें फलाना का गोल्ड दीजिए, चाहे फलाना का प्रीमियम दीजिए या फलाना का नॉर्मल दीजिए। क्योंकि एक नाम का भी 3-4 क्वालिटी है, एक गोल्ड तो एक प्रीमियम तो एक सिंपल, है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें उसका किस्म भी बताना पड़ता है। फिर वो उसका सेल्समैन निकाला और पैक हमारे गाड़ी पे जब लोड होगा उस समय वो पुर्जा से मिलाता है। कल के डेट में अगर हम आके बोल भी दें कि हमको फलाना सामान नहीं मिला और वो मिलाते समय अगर टिक लगा हुआ है तो वो हमारा बात नहीं मानेगा। इसीलिए बरबरा उटन बोल दिए हैं, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। अगर भूल चूक है तो कागज मिलाइए। कागज में बोल रहा है, कागज में वास्तव में टिक नहीं लगा हुआ है तो आपने नहीं दिया। अगर टिक लग गया तो आपने दिया, बात खत्म है वहीं तक। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि लिखतम आगे बखतम नहीं चलता है। तो उस फाइल में जो लगाता है, वो पैड में जो पेपर होता है, उस पेपर के अकॉर्डिंग वह दिन प्रतिदिन लेखा करता है, जिसको हम जर्नल कहते हैं। दिन प्रतिदिन एक लेखा करता है जिसको जर्नल कहते हैं। इस जर्नल के आधार पे बनाता है लेजर, और लेजर और जर्नल सही है इसके प्रमाण के लिए वो बनाता है ट्रायल बैलेंस। और ये जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस अकाउंट का प्राइमरी बुक है, जिसको बुक कीपिंग कहा गया, पुस्त पालन कहा गया। ठीक है। जर्नल, लेजर और तलपट अकाउंट का प्राइमरी बुक है, जिसको बुक कीपिंग कहा गया, जिसमें हम दिन प्रतिदिन कितना काम किए, क्या लेन देन किए, किसको क्या बेचे, किससे क्या खरीदे, कितना का उधार बेचे, कितना का नगद बेचे, कहां से लौट के माल आया, कहां को हमने माल लौटाया, किसको वेतन दिया, किसको वेतन नहीं दिया, क्या किराया दिया, क्या बिजली बिल दिया, है ना। एंटरटेनमेंट अलाउंस में, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में क्या किया, और भी ट्रेवलिंग, पेटी, जो भी खर्चा किए, ईटीसी जो भी है, सबको हम लिखते हैं और उसको यहाँ एक अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग इसमें फिट करते हैं, जिसको जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस में परिवर्तित करते हैं। और ये जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस बुक कीपिंग है।
लेकिन जब हम इतना काम करते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि हमें लाभ हुआ कि हानि हुआ। ये तीनों हिसाब हमें ये नहीं बताता है कि हमें लाभ हुआ कि हमें हानि हुआ। जर्नल एक ट्रांजैक्शन को रिटेल रूप में लिखने की पद्धति है। लेजर जर्नल ये नहीं बता पाता है कि हमने कुल कितना बेचा या हमने कुल कितना खरीदा, फलाना के यहाँ कुल कितना बकाया है, फलाना से हमें कुल कितना लेना है, ये जर्नल नहीं बताता है। चूंकि वहां अगर एक आदमी से 3 बार हम लेखा किए हैं दिन में तो 3 बार एंट्री हम लिखते हैं, है ना। कुल एक दिन में कुल कितना कैश ट्रांजैक्शन हुआ ये जर्नल हमें नहीं बताता है। तो इसके लिए एक नाम से संबंधित सभी सौदे को एक जगह लिखने के लिए हम बनाते हैं उस जर्नल के आधार पे लेजर, जो हमें बताता है कि वास्तव में सेल कितना हुआ, वास्तव में परचेज कितना हुआ, वास्तव में हमारे बैंक में कितना कैश है, हमारे गल्ला में कितना कैश है, ये बताता है लेजर। और हमने जर्नल और लेजर जो बनाया है वो सही है या नहीं है उसका प्रूफ करता है ट्रायल बैलेंस। लेकिन लाभ हानि कोई नहीं बताता है, ठीक है। तो ये तीनों हमारा होता है बुक कीपिंग, और ये जब खत्म होता है तब हम लाभ हानि ज्ञात करने के लिए, अपने बिजनेस के पोजीशन को ज्ञात करने के लिए बनाते हैं फाइनल अकाउंट, जिसको कहते हैं अकाउंटिंग, जिसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो जब ये जर्नल, लेजर और तलपट का काम समाप्त होता है, अर्थात जब बुक कीपिंग का काम समाप्त होता है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करने के लिए शुरू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बीएस। ये हमारा कहलाता है अकाउंटिंग। तो क्या है, जब बुक कीपिंग एंड होता है तब क्या शुरू होता है, अकाउंटिंग। जब बुक कीपिंग समाप्त होता है, एंड होता है, तब हम शुरू करते हैं, वो हमारा कहलाता है अकाउंटिंग। इसीलिए ये लाइन है, व्हेन बुक कीपिंग एंड देन अकाउंटिंग ओपन। अब शुरू हुआ व्हेन अकाउंटिंग एंड। अब अकाउंट में अगर कोई भी बिजनेसमैन पूरे साल भर के हिसाब किताब के बाद अगर 1.5 करोड़ प्रॉफिट दिखा रहा है, अब वो वास्तव में उसका 1.5 करोड़ है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा है कि 1.5 करोड़ से कम है, ये तो ये हिसाब किताब नहीं बोलता है, ये तो सिर्फ दिखा देगा 1.5 करोड़। अब ये सही है कि सही नहीं है, इस बात की जांच के लिए हम उस हिसाब किताब की एक जांच कराते हैं, एक गारंटेड पर्सन से, जिसको इस जांच के प्रोसेस को कहते हैं ऑडिटिंग। तो जब हम ये सारा कुछ क्लियर करते हैं तब शुरू होता है जांच का प्रोसेस, अर्थात जब अकाउंटिंग एंड होता है तब शुरू होता है कौन चीज, ऑडिटिंग, है ना। इसीलिए ये कहा जाता है बुक कीपिंग जब समाप्त होता है तो अकाउंटिंग शुरू होता है, और अकाउंटिंग जब समाप्त होता है तो ऑडिटिंग शुरू होता है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें डिफाइन देना होगा, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है और ऑडिटिंग क्या है। फिर हमें वेरीफाई करना होगा कि ये समाप्त होने के बाद ही ये शुरू होता है और ये समाप्त होने के बाद ही ये शुरू होता है, और हम क्यों शुरू करते हैं, एक के बाद एक क्यों बनाते हैं, एक ही क्यों नहीं रखते हैं, ये हमें लिख के बताना होगा, तब जाके हमारा इसका आंसर प्रूफ होगा। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, रुक जाओ सब कर देंगे। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कंपलसरी है जबकि ऑडिटिंग लग्जरी है। अकाउंटिंग आवश्यकता है जबकि अंकेक्षण विलासिता। अकाउंटिंग कंपलसरी एंड ऑडिट लग्जरी, डिस्कस इट्स। अकाउंटिंग कंपलसरी बट ऑडिटिंग लग्जरी, डिस्कस इट्स। अब यहां कंपलसरी और लग्जरी दो शब्द दिया गया।
तो हमें तो सबसे पहले अकाउंटिंग और ऑडिट जो यहाँ समझा है यही लाइन देना होगा, अकाउंटिंग क्या है और ऑडिट क्या है। अब हमें आना होगा बिजनेस के कैपेसिटी पर। अब सपोज करो एक छोटा सा पान का दुकान है, वो अगर हिसाब किताब रखता है तो वहां तक ठीक है, लेकिन उस हिसाब किताब का ऑडिट करवाने लगे तो उसकी हैसियत से वो सही नहीं है, क्योंकि उसका तो वो ऑल इन ऑल खुद है ना। अगर उस पान की दुकान का अगर वो ऑडिट करवाने लगे तो वो उसके लिए सही नहीं है, वो फिजूल खर्ची हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ऑडिटर आएगा तो वो 1 रुपया में तो आएगा नहीं, उसका हिसाब से वो अपना फी बराबर लेगा, चाहे आप उसे छोटा हिसाब चेक करवाएं चाहे बड़ा, उसका जो चार्ज बनेगा वो चार्ज तो लेगा, तो वो चार्ज उसका फालतू में खर्चा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी जो हम समझा है अकाउंटिंग क्या है और ऑडिटिंग क्या है, क्यों ये दोनों चीजें। अकाउंटिंग का पर्पस है हमें प्रॉफिट ज्ञात करना, बिजनेस के पोजीशन को ज्ञात करना। ऑडिटिंग का पर्पस है उसकी जांच करना, है ना। तो अब अगर एकाकी व्यापार है, एक व्यक्ति का बिजनेस है जिसका एरिया भी छोटा है, एक व्यक्ति का सपोज करो एक साधारण चप्पल का दुकान है, एक साधारण कपड़ा का दुकान है, क्या ऑडिट करवाएगा उसमें? अकेले मालिक है, जो खरीदा जो बेचा जो किया सब उसका है, सब भुगता हुआ। हिसाब किताब रखे साल में, चूंकि गवर्नमेंट को हिसाब देना होगा, जीएसटी का, इनकम टैक्स का, फलाना ठिकाना, हिसाब किताब वो रखे, इसीलिए उसके लिए अकाउंटिंग कंपलसरी है। क्योंकि अगर हिसाब किताब नहीं रखेगा तो कल के डेट में गवर्नमेंट को कैसे हिसाब प्रस्तुत करेगा कि हमारा एक फाइनेंसिंग ईयर का क्या टर्नओवर है और हमारा क्या जीएसटी इनपुट है और क्या जीएसटी आउटपुट है, फिर हमारा क्या नेट प्रॉफिट हुआ जिस पर हम आपको क्या टैक्स दें। ये हिसाब किताब रखना जरूरी है, लेकिन उसको हिसाब किताब की जांच करवाना, ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है ना। लेकिन एक भारतीय स्टेट बैंक अगर उसका ऑडिट नहीं हो तो सरकार को कैसे समझ में आएगा कि कौन सा बैंक कहां क्या कर रहा है, क्या गबन किया, क्या बचा। क्या रिलायंस इंडिया अगर वो ऑडिट नहीं करवाए तो अकेले इसके ओनर को कैसे पता चला कि बिहार में क्या तरक्की है और मद्रास में क्या तरक्की है और चेन्नई में क्या तरक्की है और मध्य प्रदेश में क्या तरक्की है उसके बिजनेस का? क्या उसको तो अलग अलग संस्था का अपने हिसाब से ऑडिट करवाएगा, तब तो उसको ऑल ओवर पता चलेगा कि हमारा बिजनेस कहाँ कितना किस पोजीशन में है ना। तो लग्जरी और नेसेसरी या कंपलसरी ये बिजनेस के टाइप्स पर निर्भर करता है कि आपका बिजनेस किस प्रकार का है, सोल ट्रेडिंग है, पार्टनरशिप है या कंपनी है। अगर सोल ट्रेडिंग है और उस तरह के बिजनेस में अगर आप ऑडिट करवाते हैं तो वो फिजूल खर्ची है, वो विलासिता है, लग्जरी है। लेकिन पार्टनरशिप है और लार्ज नंबर ऑफ पार्टनर है, जैसे मैक्सिमम 50 है तो 50 पार्टनर मिलकर धंधा करता है, 50 पार्टनर के उसमें शेयर है, 1-2 बिजनेस में शामिल है, 1-2 नॉन वर्किंग पार्टनर है। पार्टनर तो वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों होता है, कोई वर्किंग है तो कोई नॉन वर्किंग है। अब वहां अगर उसका ऑडिट नहीं हो और लार्ज नंबर पर बिजनेस है तो जो नॉन वर्किंग पार्टनर है उसको कैसे विश्वास होगा कि हमको जो शेयर मिल रहा है वो सही है कि नहीं सही है। तो कुछ हद तक वैसे पार्टनरशिप के लिए भी सही है, उसके लिए लग्जरी नहीं है। लेकिन पार्टनर अगर छोटा है, 2 आदमी मिलकर कोई एक ही शहर में एक ही बिजनेस कर रहा है, 2 आदमी है, दोनों वहां वर्किंग है, दोनों मौजूद है, तो दोनों डे बाई डे तो बिजनेस को खुद देख रहा है, तो उसमें कोई एक दूसरे का गबन कैसे करेगा। तो वो उस दुकान का अगर ऑडिट करवाता है तो वो लग्जरी है। लेकिन कंपनी का ऑडिट होना कंपलसरी है, बैंकिंग सेक्टर का ऑडिट होना कंपलसरी है ना। बड़ा बड़ा जो दूध दही फैक्ट्री जैसे सुधा, हर जगह हर शहर में सुधा है। अब सुधा डेयरी का अगर ऑडिट नहीं हो तो सुधा के मालिक को कैसे पता चला कौन सा डेयरी में क्या हो रहा है मेरा, कौन स्टाफ कहाँ क्या कर रहा है, उसके लिए कंपलसरी हो जाएगा, है ना। तो बिजनेस, खादिम्स, बाटा, टाटा, ये सब का ऑडिट जरूरी है, क्योंकि ये इंडिया के हर शहर में है, हर जगह मालिक का पकड़ होना जरूरी नहीं है, जो ऑडिट के बाद ही स्पष्ट होगा कि कहाँ का क्या तरक्की है। तो लग्जरी
कंपलसरी, नेसेसरी, ये बिजनेस के फॉर्म पे डिपेंड करता है कि बिजनेस किस लेवल का है, उस हिसाब से आप उसको क्लासिफाई करेंगे कि किसके लिए लग्जरी है और किसके लिए लग्जरी नहीं है, किसके लिए आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक। तो सबसे पहले तो हमें अकाउंटिंग और ऑडिट को क्लासिफाई उस क्वेश्चन में भी करना होगा, फिर क्या नेसेसिटी है और क्या लग्जरी है वो करना पड़ेगा, फिर किसके लिए ये लग्जरी है और किसके लिए लग्जरी नहीं है ये बना। एक ही चीज एक के लिए आवश्यकता है तो दूसरे के लिए आवश्यकता। अब किसी को सर दर्द शुरू है तो उसके लिए जो सर दर्द का दवाई है वो आवश्यकता है, लेकिन जिसको सर दर्द नहीं है उसके लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। अब किसी के घर में कोई उत्सव है तो उसके लिए हर तरह का व्यवस्था का इंतजाम करना आवश्यक, लेकिन बगल वाले के लिए कोई मतलब उसको हम निमंत्रण देंगे तो हमें हर उत्सव में आके शामिल होगा, निमंत्रण नहीं देंगे तो नहीं होगा। ये चीज है। इसी में एक क्वेश्चन अभी ये हुआ, दूसरा कंपलसरी और नेसेसरी, ठीक है दो। अब इसी में एक आता है कि अंकेक्षक रखवाली करने वाला कुत्ता है, शिकारी कुत्ता नहीं। ये वॉच डॉग है, नॉट ए हंटिंग डॉग। ऑडिट इज ए वॉच डॉग, नॉट ए हंटिंग डॉग। ये एक रखवाली करने वाला कुत्ता है, शिकारी कुत्ता नहीं। इसके एवज में बताया गया कि किंगस्टन कॉटन मिल्स एक्ट, ये मुकदमा है किंगस्टन कॉटन मिल्स एक्ट 1904 में मुकदमा का निर्णय आया, केस का डिसीजन हुआ कि एक ऑडिट अगर कहीं पे हिसाब की जांच करने के लिए ऑडिटर जाता है तो उसका फर्ज बनता है कि वो सलाह दे। पहले कहीं भी अगर अकाउंटेंट कुछ गलत के लिए हो सकता है उसके नॉलेज में वही सही लगे, इसीलिए वो ऐसा कर दिया। इसलिए वो सलाह दे कि भाई यहाँ पे ये चीज इस तरह जो आप किए हो वो ऐसा नहीं हो कि ऐसा होना चाहिए, ये रूल है। वो सलाह दे, ऐसा नहीं कि अगर गलत देखा और उसी समय उस पर केस मुकदमा दायर कर दे, है ना। तो वॉच डॉग रखवाली करने वाला कुत्ता, मतलब रखवाली करने वाले कुत्ता का मतलब होता है कि वो कुत्ता जो किसी भी अनजान को अगर देखता है तो उसको काटता नहीं है बल्कि खुद भौंकता है ताकि घर वाला सतर्क हो जाए कि कोई आ रहा है। वो उसका भौंकने का रीजन है कि वो अपने मालिक को नोटिस करता है कि कोई आया है, ठीक है। लेकिन हंटिंग डॉग, शिकारी करने वाला कुत्ता, भौंकने से पहले उस पर जंप कर देता है ना। तो वो कुत्ता नहीं होना चाहिए जो भौंकने से पहले काटिए ले। वो कुत्ता होना चाहिए जो सिर्फ भौंक के घर वाले को सूचित करेगी कि आपके यहाँ कोई अनजान आया है ना। सतर्क करना ऑडिट का काम है कि सतर्क करे कि यहाँ पे हिसाब ऐसे की जगह ऐसा होना चाहिए, ये त्रुटि है। यानी हिसाब किताब में त्रुटि पाने पर वो पहले इन्फॉर्म करे और उसके सुधार को बताए कि हाँ ये है। अब दोबारा राउंड में अगर वो आएगा और उसमें सुधार नहीं होता है तब वो कार्रवाई करे। फर्स्ट राउंड पहले वार्निंग दे, पहले बताए, वार्निंग दे, उस पर अगर अमल नहीं करता है संस्था तब होता है कि ये जानबूझ के यहाँ गलत किया है, जानबूझ के धोखाधड़ी का उद्देश्य है, तब वो उस पर मुकदमा दायर कर सकता है या उसको नोटिस में ले सकता है कि हमारे बार बार बताए जाने पर भी इन्होंने यहाँ पे सुधार नहीं किया। लेकिन फर्स्ट राउंड यदि गलत पाया जाता है तो पहले क्या सही होगा वो इन्फॉर्म करे, बताए, जानकारी दे, फिर सही कर दे। इसीलिए वॉच डॉग और हंटिंग डॉग, किंगस्टन कॉटन मिल्स एक्ट 1904 के मुकदमे में ऑडिटर को दो डॉग से इंडिकेट किया गया। वॉच डॉग जो इन्फॉर्म करता है अपने ओनर को कि आपके यहाँ कोई अननोन पर्सन आया है, हंटिंग डॉग जो इन्फॉर्म नहीं करके खुद निर्णय ले लेता है चलो इसको काट लो, है ना। तो अंकेक्षक को, ऑडिटर को वॉच डॉग की तरह होना चाहिए, हंटिंग डॉग की तरह नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो ये क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन करने के लिए देता है कि ऑडिटर वॉच डॉग है, नॉट ए हंटिंग डॉग, एक्सप्लेन इट। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन अगला है,
वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन, मूल्यांकन और सत्यापन, दो टॉपिक होता है, वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन। सपोज करो कि जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में है, हम अपने यहां डायरी में इसका कीमत लिख दिए 60 रुपया, मूल्य 60 रुपया हमने लिख दिया। अब ऑडिट टीम आया, देखेगा कि ये 60 रुपया लिखा हुआ है इसका, तो वो हमसे इसका सत्यापन करवाएगा कि भाई 60 रुपया खरीदे, दुकानदार का रसीद कहाँ है ना। अगर रसीद मेरे पास नहीं है तो किस दुकान से खरीदें, है ना। वो जानकारी हर संभव कोशिश करेगा कि कोई भी चीज जो डायरी में मेंशन है, जो भी अकाउंट में लिखा गया है, वो सही लिखा गया है या सही नहीं लिखा गया है। ये वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन होता है। हमने क्या कीमत लिखा, अब वह कीमत वास्तविक कीमत है या उसमें धोखाधड़ी है, ये जांचना। तो 60 रुपया इसका वैल्यूएशन हमने लिखा, लेकिन वेरिफिकेशन ऑडिट जब आएगा तो वो खोजेगा कि वास्तव में ये 60 रुपया का है या 60 रुपया का नहीं है। ये वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन। अब एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी संस्था में किसी भी फिक्स एसेट का वैल्यूएशन आप कैसे करिएगा। फिक्स एसेट, कोई भी सपोज करो कि हम प्लांट में मशीन 1 करोड़ रुपया का लिख दिए, और कौन कौन प्लांट में मशीन है उसका नामकरण कर दिए, तो कौन प्लांट मशीन किस डेट में खरीदा, पहले हम वो डेट पता करेंगे, पूछेंगे भाई सब तो एक बार नहीं आप लगा लिया, एक बार ही लगाए तो दिखाइए पर्ची, किस डेट को खरीदा, कैश खरीदा कि ईएमआई पर खरीदा, है ना, कहाँ से खरीदा, उसके द्वारा राशि। अब हम अगर इसका 60 रुपया में दाम लिखे हुए हैं, तो हमने जहां से खरीदा वो भी तो अपने डायरी में 60 रुपया लिखा होगा आज के डेट में कि हमने फलाना को 60 रुपया में ये चीज बेचा। तो अगर हमारे यहाँ रसीद गुल हो गया तो चले उसके यहाँ, अगर रसीद नहीं होगा तो भी तो डायरी में मेंशन कैले होगा, है ना। तो वही चीज होता है कि अगर हम कहीं से खरीद के लाए हैं, तो जहां से खरीद के लाए उसके यहाँ भी डायरी मेंटेन होगा और हमारे यहाँ भी मेंटेन है, तो हम दोनों यहाँ के डायरी के अमाउंट को मैच करेंगे। अगर डिफरेंस पाया गया तो हिसाब को हम गलत मानेंगे, नहीं पाया गया तो हिसाब सही है। और ऑडिटिंग का ये काम होता है संपत्ति का सत्यापन करना, और ये है वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन। अगला है ऑडिटर को, अंकेक्षक को भाउचिंग का बैकबोन कहा गया है। भाउचिंग का बैकबोन, प्रमाणन, अंकेक्षक प्रमाणन की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, क्योंकि ऑडिट लास्ट स्टेज होता है। ऑडिट अगर कर दिया सही तो सही, या कर दिया गलत तो गलत, वो लास्ट उसी पे डिपेंड करता है कि संस्था सॉल्वेंट जा रहा है कि इंसॉल्वेंट जा रहा है, या इसका ग्रोथ रेट जो होना चाहिए वो है या वो नहीं है। तो उसके द्वारा जो भी हिसाब किताब देखा जाता है, देखने के बाद हिसाब किताब के का सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है कि ये बिजनेस का ये पोजीशन है। अब उसके आधार पे उसका मार्केट में शेयर बिकता है, सारा कुछ उसी पे होता है। हर शेयर होल्डर ऑडिट के हिसाब किताब का भी निरीक्षण करता है। इसलिए कि अगर आप लोग शेयर मार्केट में होइएगा तो वहाँ एक चार्ट आता है, बढ़ते हुए घटते हुए सारा कुछ, वो एक वेरीफाई चार्ट होता है, वो गलत चार्ट नहीं होता। उसमें आपको पिछले 10 दिन का दिखा देगा ग्राफ क्या है, पिछले साल का ग्राफ दिखा देगा, इसका पिछले फाइनेंसिंग ईयर में क्या पोजीशन है, इस फाइनेंसिंग ईयर में अभी क्या जा रहा है, पिछले फाइनेंसिंग ईयर के किस किस महीना में ये बढ़ा था और किस किस महीना में ये घटा था, सारा कुछ दिखा देगा, है ना। तो ये जांच जो है ये इसीलिए कहा गया है बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अब सारा कुछ जांच होने के बाद अंकेक्षण रिपोर्ट, अंकेक्षक प्रतिवेदन, अंकेक्षक अपना एक डायरी रखता है, उस डायरी में हर हिसाब, परचेज बुक के बारे में, सेल बुक के बारे में, पेटी कैश बुक के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, और भी एक्टिविटीज, कौन सा सेल्समैन है, कौन सा परचेजर है, कौन अकाउंटेंट है, सबका हिस्ट्री लिखता है, सबके बारे में लिखता है। और उसके आधार पर एक वेरीफाई प्रूफ, जब जिस दिन वो हिसाब क्लोज करेगा, संस्था के नाम एक वेरीफाई प्रूफ दे के निकल जाएगा अपना रिपोर्टिंग।
किसको गुड देना है, किसको एक्सेलेंट देना है, किसको नॉर्मल करना है, दे के निकल जाएगा। वही जो समस्त विभाग के हिसाब किताब को या व्यक्ति या कर्मचारी को वेरिफिकेशन के बाद उसके द्वारा जो एक लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, जिसको हम ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चैप्टर डाला है डिप्रिसिएशन, ह्रास। तो हम लोग 11th में भी पढ़े हैं, पार्ट 1 के भी फिनेंशियल अकाउंट में पढ़े हैं। डिप्रिसिएशन, ह्रास क्या है? अस्थाई संपत्ति के, अस्थाई फिक्स एसेट के यूज करने से या उसका समय बीत जाने से या फिर पूरक वस्तु बाजार में आ जाने से। यूज करने, पहला पर्पस होता है हम कोई भी चीज खरीदते हैं यूज करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश हमने यूज नहीं कर पाया। मान लीजिए कोई सामान हमने खरीदा और रख के और कुछ दिन के लिए हम चले गए उस शहर से बाहर, साल 2 साल बाद आए, तो क्या वो सामान जैसा हमने खरीदा था वैसा रहा होगा? वो रखा रखा भी उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ गया होगा। तो पहला यूज करने से, दूसरा समय बीत जाने से, और तीसरा पूरक वस्तु बाजार में आ जाने से, है ना। कोई 4 व्हीलर है, अभी आया, अभी नया है, 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद उसका नया वर्जन मार्केट में आ गया, तो पहले से जो वर्जन मार्केट में उसका ऑटोमेटिक वैल्यू घट जाता है ना। तो नया वर्जन मार्केट में आ जाने से उस एसेट के प्राइस में जो कमी होता है वही कमी डिप्रिसिएशन है। और यह भूमि को छोड़ के बाकी सभी फिक्स एसेट्स पे लागू होता है। भूमि पे अपवाद ही है कि डिप्रिसिएशन होता है। अब भूमि क्या है, सपोज करो भूमि में डिप्रिसिएशन नहीं लगता है, लेकिन अभी यहाँ पे जगह बहुत अच्छा है, किसी कारण से सरकार का कोई योजना है जिससे इसके ऊपर से कोई हम 33,000 या 11 लाख कोई तार ऊपर से निकालना है। अब जैसे ही इसके ऊपर से ज़्यादा 15 फीट ऊपर से तार जाएगा, 20 फीट ऊपर से तार जाएगा, जैसे ही तार जाएगा तो इस जमीन का वैल्यू वहाँ पे थोड़ा सा घट जाएगा, यही ना होगा। लेकिन सामान्यतः और जमीन का वैल्यू नहीं घटता है। तो भूमि को छोड़ के बाकी सभी फिक्स एसेट पर ह्रास लगता है, भूमि पर ह्रास नहीं लगता। तो अस्थाई संपत्ति के खरीदने से, समय बीत जाने से या पूरक वस्तु बाजार में आ जाने से उस संपत्ति के मूल्य में जो कमी होता है उसे हम ह्रास कहते हैं। ठीक है, यह फिक्स मेथड से, फ्लक्चुएटिंग मेथड से, एन्युटी मेथड से, डिप्रिसिएशन फंड मेथड से, तो इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो क्वेश्चन आया डिप्रिसिएशन क्या है, इसका निर्धारण कैसे होता है। तो इस तरह से मॉडिफाई क्वेश्चन जो हम बताए थे कि आपकी परीक्षा के लिए हम आज वो सभी क्वेश्चन बोल देंगे जो आपकी परीक्षा से संबंधित है। तो पहला, अंकेक्षण क्या है परिभाषित करें, या इसके उद्देश्य या महत्व या गुण या दोष का वर्णन करें। दूसरा, ये प्रारंभ होता है जहाँ ये समाप्त होता है, ये प्रारंभ होता है जहाँ वो समाप्त होता है। फिर ये लग्जरी है, वो कंपलसरी है। फिर वॉच डॉग है या हंटिंग डॉग है, इसको एक्सप्लेन करना है। फिर भाउचिंग बैकबोन है। फिर अंकेक्षण रिपोर्ट, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन, फिर डिप्रिसिएशन। उसके बाद आता है एक क्वेश्चन, चालू अंकेक्षण, कंटिन्यूअस ऑडिट। चालू अंकेक्षण क्या है? गवर्नमेंट का आदमी यदि हिसाब किताब की जांच करता है, संस्था बड़ा है तो संस्था भी खुद चाहता है कि हमारे हिसाब किताब की जांच, क्योंकि उससे डिमेरिट कम मेरिट ज़्यादा है। संस्था को डिमेरिट कम है और मेरिट ज़्यादा है। लार्ज लेवल पर बिजनेस है तो व्यवसायी या जो उसका ओनर है या जो प्रमोटर है उसको हर 3-3 महीना पे वो चाहता है, हर 3-3 महीना पे चाहता है कि हमको हमारे हिसाब किताब का सही विवरण प्रस्तुत हो। हर 3-3 महीना पे चाहता है कि हमको हमारे हिसाब किताब का सही विवरण प्रस्तुत हो। इसके लिए वह खुद से हिसाब किताब की जांच करवाता है। तो हर 3-3 महीना पर, यानी वो साल में कई बार लगातार अपने हिसाब किताब की जांच करवाता है। हिसाब किताब के इसी कंटिन्यू जांच के प्रोसेस को हम चालू अंकेक्षण कहते हैं।
ठीक है, यही मुख्य रूप से ऑडिटिंग का मेन टॉपिक है। इसी को अपने हिसाब से सेटर घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, इसको किसी भी रूप में सेटर घुमाते हैं, आंसर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीडियो जब लगेगा तब आप लोग इसके सुन के आंसर करेंगे। और इसका एग्ज़ाम, ये 8वां पेपर है, लास्ट में होगा। पहला दिन फाइनेंस मैनेजमेंट, दूसरा दिन कॉस्ट, तीसरा दिन इनकम टैक्स, चौथा दिन जो आपका एग्ज़ाम जिस दिन शुरू होगा उसका शायद 10वां या 12वां दिन पड़ेगा, क्योंकि एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच का गैप भी 2-3 दिन रहता है। ठीक है, तो इस बीच में हम इसको कभी लगा देंगे, या हो सकता है कल भी लगा दें। आप लोग खुद से लिख लेंगे, अभी हम कुछ क्वेश्चन वैसे लिखा देंगे, जो जो भी आप सुने हैं उसके आधार पे आंसर खुद से लिखने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो हम लिखा देंगे। ठीक है, आज यहीं पे क्लास रोकते हैं। कहाँ से रुकते हैं, डायरेक्ट रोक दिया।